अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपसे दरखास्त है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी टी शर्ट के अलावा भी फीडबैक दीजिएगा। सुबह वाली वीडियो में बड़े लोगों ने कहा जी बड़े प्यारा कलर है, ये वन ऑफ माय फेवरेट टी शर्ट्स है। इसके ऊपर गेम ऑफ थ्रोन्स का एक कोट लिखा हुआ है जिसका मतलब है ऑल मैन मस्ट डाई। आप में से जो गेम ऑफ थ्रोन्स का फ़ैन है उसको समझ आ गया होगा क्या लिखा हुआ। खैर, ये एक फजूल की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बिला वजह आपको दी है। बात करनी है आज जनाबे वाला इमरान खान का कैंडिडेट बामुकाबला बड़े खानदान। बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है इमरान खान की। कल अब इलेक्शन है, गवर्नर केपी के क्या गंद घोल सकते हैं, क्या गूं फैला सकते हैं, रायता क्या फैलाया जाएगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया है, DGISPR साहब ने कहा हमें ये कबूल नहीं, तो अब वो कबूलियत कैसे की जाएगी वो देखते हैं। हालात बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो चुके हैं अब अफगानिस्तान के साथ। ऐसे में क्या ये रिस्क लिया जाएगा जनाब, उस पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे नून लीग की बेबस हुकूमत की। आज 12 अक्टूबर है। बहुत साल पहले आज के दिन जब हम छोटे होते थे तो आज के दिन हमने वो मनाजिर देखे, बल्कि मैंने अपनी आंखों से वो मनाजिर देखे हुए हैं जब PTV हेडक्वार्टर का गेट फौजियों ने गेट फलांगा था और अंदर गए थे और कब्जा किया था हुकूमत पे नाजायज़ तरीके से मुशर्रफ ने। वो मनाजिर मैंने देखे। लेकिन आज नून लीग की बेबसी देखे, हाथों में उन्होंने चूड़ियाँ पहनी, कंगन पहन लेते ने, वो इस पर एक आवाज़ नहीं उठा सकते। साथ साथ ये जो हालात ख़राब हो रहे हैं इस पर मुझे मशहूर शायर इमाम दीन गुजराती का एक शेर याद आ रहा है, उसका आधा मिसरा के ए वट्टा बारो नहीं आया, तो वो कुछ उस पर बात करना चाहता हूँ मैं। शुरू करते हैं सबसे पहले। अच्छा जनाबे वाला, तहरीक इंसाफ इस बार बड़ी डिफरेंट एक गेम कर रही है। तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? तहरीक इंसाफ ये कर रही है कि भाईजान वो उठे मौलाना के पास चले गए, जुनैद अकबर साहब के, आए बिस्मिल्लाह जी असद कैसर साहब, मौलाना साहब आप बड़े अच्छे हैं, आप हमें वोट दें, देखिए हमारे नंबर्स पूरे हैं, आप हमें वोट दें, हमें वोट दे के कामयाब करें। मुश्तरक लेके आते हैं, इन गैर जमहूरी कुव्वतों को शिकस्त देते हैं। उसके बाद वो उठे, वो नून लीग के पास चले गए। उसके बाद उठे वो ANP के पास भी चले गए कि जनाबे वाला हमें वोट दें, आप हम जीते हुए हैं, आप कोई सूरत जीत नहीं सकते, कोई जमहूरी तरीका नहीं है कि आप जीत जाएं ये इलेक्शन, तो आप हमें वोट दें, मुश्तरका कैंडिडेट एक लेके आए क्योंकि आप हारे हुए हैं, जलील और रुस्वा आप हुए हुए हैं। सारों को भरपूर तरीके से नंगा करें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, इमरान खान बैठते नहीं थे। मेरा ख्याल है ये इंटरेस्टिंग से भी बहुत ज़्यादा है कि ये लोग एक्सपोज भी कर रहे हैं, ये लोग बता भी रहे हैं, हर जगह पे जाके पैगाम भी दे रहे हैं कि जनाब जमहूरी कुव्वतों को हम मजबूत करना चाहते हैं, गैर जमहूरी किसी भी मिसएडवेंचर को बार बार क्लैरिफाई कर रहे हैं। 92 बंदे हमारे पूरे हैं, हमारे साथ राब्ते में हैं, हमारे पास हैं, वेरी क्लियर। हर बंदे को बता दिया गया मेरी इत्तला के मुताबिक कि बेटा अब तू गायब हुआ, तेरा फोन बंद हुआ, तूने गद्दारी की है, कोई बहाना नहीं चलेगा, हमने तुम्हारे लिए हर बंदोबस्त कर दिया है। अब अगर वोट कम हुआ तो इसका मतलब है कि तुमने गद्दारी की है। तो उन्होंने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है जमहूरी के जिससे सुहेल अफरीदी का रास्ता रोका जा सके। DGISPR का शुक्रिया अदा करना चाहिए तहरीक इंसाफ को, खास तौर पे जिनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तहरीक इंसाफ में एक नई रूह फूंकी है। बिजलियां जैसे बंदे को करंट लगाओ ना, बिजली बने हुए तहरीक इंसाफ वाले इस टाइम पे आगे पीछे दाएं बाएं खब्बे सज्जे दौड़ रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। और क्या इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है। ज़राए के मुताबिक दावा ये है कि इमरान खान को समझ नहीं आ रहा था कि नाम नहीं आ रहा था जेल में इमरान खान के। इमरान खान कहते यार वो उस लड़के को बनाना है, ISF वाले लड़के को बनाना है, वो खैबर वाला लड़का जो है ना उसको बनाना। उनको सुहेल अफरीदी का नाम नहीं आ रहा था इमरान खान को, तो आगे से अलीमा खान ने या शायद किसी ने कहा जी वो सुहेल अफरीदी ने कहा हाँ जी उसको बनाना है चीफ मिनिस्टर। इमरान खान ने ये कहा। दूसरी जानब गंडापुर साहब भी अखीर ही कर गए। मेरी इतला के मुताबिक गंडापुर साहब से रब्ता किया, गंडापुर साहब को कहा तू इस्तीफा ना दे, बैजा चुप करके हम मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद उनको ये भी कहा गया तू असम्बलियाँ ही तोड़ दे, ऐसी की तैसी, फिर हम अपनी मर्जी के बंदे ले आएंगे। फिर उनका तू देख इस तरह कर, ये कर ले, वो कर ले। गंडापुर ने कहा यार इमरान खान से हो गई इसको। और गंडापुर साहब को ये भी कहा गया, जनाब गंडापुर साहब के एक बंदे से जिससे ताल्लुकात है उसने कहा कि मोहसिन नकवी कह रहा हूँ, इमरान खान से जाके मिल लो जेल में जाके। अभी कहते हो अभी मिल लेते हैं, अगले दिन कहते हो अगले दिन, जब कहते हो तुम मिल लो जाके। उसने कहा यार पहले तो मिलने नहीं देते थे, मुझे जलील कर देते, मैंने नहीं मिलना, मैं जा रहा हूँ घर, मैं घोड़े पालूंगा। आपको मालूम नहीं होगा शायद गंडापुर साहब को घोड़े बहुत पसंद है, उन्होंने घोड़े रखे हुए बड़े आला आला किस्म के। तो हमारे पास जगह नहीं है तो हम भी घोड़ा रख सकते, खोता रखने की भी हमारे पास जगह नहीं है। मसला ये है, हमने खोते जितना बड़ा मेरा कुत्ता हो गया वैसे, बाय द वे खोते के साइज़ का ही है, वो भी छोटा सा एक डंकी है उसका नाम। तो गंडापुर साहब भी इमरान खान से वफाकी अखीर करके चले गए। सुहेल अफरीदी साहब, अब इंतखाब आप ज़रा चेक करें, सुहेल अफरीदी के मुकाबले में कौन है? एक तो है जी मौलाना फजल रहमान का भाई प्रा। दूसरा कौन है? दूसरा नून लीग का जो बंदा है वो है जनाब सरदार यूसुफ साहब जो है, जो वजीर है फेडरल, उनका पुत्र।
उसके मुकाबले में इमरान खान ने किसको उतारा है? इमरान खान ने उतारा है जनाब एक बंदा जिसको उनको नाम भी नहीं याद आ रहा था कि मेरा एक वर्कर है यार, वो बड़ा अच्छा लड़का है, वो ISF का है यार, वो खैबर एजेंसी वाला। ठीक है, इसके बारे में सारे लोग बताते हैं कि ये चंद लोग जो हैं, चंद लड़के जो हैं, इनके पर करप्शन के इल्ज़ाम भी बड़े लगाए गए, बड़े संजीदा किस्म के। चंद लड़के जो हैं, ये इमरान खान के अलावा इन्होंने किसी को देखा ही नहीं है। ये फादर फिगर मानते हैं इमरान खान को। सुहेल अफरीदी भी एक ऐसे ही आदमी है। देखते हैं पावर करप्ट करती है बंदे को, हर बंदे को डिफरेंट स्टाइल में। तो सुहेल अफरीदी जब वजीर बनेंगे ये तब पता चलेगा। अभी के लिए तो उनकी पॉलिसी है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, उसके अलावा कुछ नहीं। वो रजिस्ट भी करेंगे और वो टेबल पे भी लेके आएंगे। अभी ख्वाजा आसिफ हमारे वजीर दफ़ा, जो एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ द एनिमी ऑफ द एनिमी एंड देन द एनिमी और वुंद, हमने वजीर दफ़ा के तौर पे एक भांड को रखा हुआ है जिसको पंजाबी में पंड कहते हैं। माज़रत है, बुरा लगता है, लेकिन मैं आप सब लोगों को ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि पटवारन प्लस जो है वो पटवारन जोग्राफिक चैनल जो है, जो फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है, उस पर जाके कल जो ख्वाजा आसिफ की जो पोस्ट है वो ज़रूर देखें। यकीन करें, कल मैंने देखा, मेरा हाथ साथ मेरा सार रुक गया, मेरी अक्खा में आंसू निकल है। क्या खूबसूरत पोस्ट थी वो। एनिमी ऑफ माई एनिमी ऑफ द एनिमी एंड द एनिमी ऑफ माई एनिमी। कभी वो एनेक्सिस आ जाता है, कभी वो एनिमी ऑफ द एनिमी आ जाता है। पता नहीं क्या पागल लोग बैठे। हालत इनकी क्या है, हालत इनकी, उस हालत आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले गवर्नर KP के साहब भी कोई एडवेंचर जहन में प्लान करके बैठे हैं। इस टाइम तक जो सुबह तक कहा जा रहा था कि जी इलीगल इंतखाब है, मौलाना फजल रहमान के निक्के भरा जो हैं वो बता रहे थे कि इंतखाब इलीगल है। अब मौलाना फजल रहमान का निक्के से बड़े भरा ने अपने कागजात जमा करा दिए। तो अगर इलीगल है तो भरा तू इलेक्शन विच कागजात क्यों जमा कराए? मैनू दस, पहली गल। दूसरी चीज़ यह है, कहा यह जा रहा है क्योंकि आकाओं का हुक्म है तो सुहेल अफरीदी नाकाबिल कबूल है, तो गवर्नर साहब कुछ भी कर सकते हैं। गवर्नर साहब हो सकता है सवेरे सवेरे 7 बजे पेशावर हाई कोर्ट पहुँच जाए, हो सकता है वो इस्तीफ़ा वापस कर दे, ये कर दे, वो कर दे। कानून अगर आप पढ़ते हैं, आप इस आइन का आर्टिकल जब देखते हैं तो उसके मुताबिक गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर है नहीं, कोई जान है नहीं, कुछ भी नहीं है। गवर्नर इस्तीफा वापस करे ना करे, डजंट मैटर, इट डज नॉट इवन मैटर फॉर अ सिंगल मोमेंट। मालूम नहीं जजों को पकड़ गया, इनकी कोई नई इंटरप्रिटेशन करा दे। पामीन जी जैसे जज या अफरीदी से जब जज दस्तयाब हैं, KP से ही आए हैं अफरीदी साहब, तो कुछ भी हो सकता है। वरना मुल्तानी जज भी हैं इधर इधर। खैर, कोयटा वाले जो हम कहते थे, कोयटा वाले बड़े गैरतमंद होते हैं, वो काजी हाजीसा को देख के, मंदू खेल साहब को देख के तो मेरा तो एतबार ही उठ गया ना। मुझे अब लगता है बलूचिस्तान क्यों तरक्की नहीं करता। वो काजी हाजीसा को देख ले, पूरी देखने के लिए चावल का एक दाना देखना। उनका जो सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल सामने आया है उसको देख के आपको अंदाजा हो जाता है कि हाल क्या है। दूसरी तरफ हाल जो है वो नून लीग का क्या है। 12 अक्टूबर 1999 गवर्नमेंट टेक ओवर किया गया। नवाज शरीफ साहब को पेट में बंदूक के बट मारे गए। हमें वाक़या सुनाते थे नून लीग वाले। परवेज रशीद साहब को डंडे चाड़े गए, हमें वाक़यात नून लीग वाले सुनाते थे। तशद्दुद किया गया, साग डार को उनके घर में लेटरीन में बंद कर दिया गया, नून लीग वाले वाक़यात सुनाते थे। जुल्म और जबर हो गया जनाब, ये कभी नहीं भूल सकते। नून लीग वाले हमें बताते थे। आज 12 अक्टूबर है, नून लीग वाले ये दिन को योम स्याह के तौर पर मनाते थे। आज उनकी हुकूमत है, योम चिट्टा करके रख दिया उन्होंने, योम स्याह का जिक्र नहीं कर पा रहे। ये वो कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं व्हेन यू डील विद द डेवल। आप लोगों ने गोस्ट राइडर देखा होगा ना, उसमें भी वो डेवल के साथ एक डील साइन करता है, फिर मजबूर हो जाता है, फिर वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, फिर वो गोस्ट राइडर होता है। जब भी डेवल उसको कहते हैं चल पच, तो वो पचता है। तो ये डील साइन करके आए हैं। मोहम्मद जुबैर साहब के एक इंटरव्यू में इंकशाफात है, वो सुन लीजिए कैसे मरीम नवाज असूली एंटी इस्टेब्लिशमेंट मरीम नवाज की भी बातें जुबैर साहब ने खोल खाल के रख दी है कि किस तरह उन्होंने कहा था हाँ मैं मिलूंगी फैज़ से, कोई मसला नहीं, और पब्लिक में आके फैज़ साहब को गालियाँ निकालती थी। वो हंस हंस के बता रहे थे जुबैर साहब। फिर ये भी उन्होंने बताया कि हमारी उसमें मीटिंग में कहते थे शीरी मजारी कैसे बाहर आ गई, इसको डको, ये कैसे आ गया। अभी तो ये कहते हैं हमारा कोई हाथ नहीं नून लीग वाले। वैसे बाय द वे मैं एस्टेब्लिशमेंट को DGI इस प्यार को बताना चाहता हूँ कि जनाब ये नून लीग वाले ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि फौज करवा रही है, जो भी लोगों को गिरफ्तार करवा रही है, हम नहीं करवा रहे। तो जुबैर साहब ने बताया कि यही है वो घटिया लोग जो करवा रहे हैं, वरना मैं तो समझता था कि कुछ और ही मामला है। खैर, तो आज आप देखें कि वोट को इज्जत दो से बूट को पॉलिश करो तक का सफ़र नून लीग का कितनी तेज़ी के साथ गुजरा है। बेचारगी देखें इनकी, बेबसी देखें इनकी, बेशर्मी देखें इनकी। जिस दिन फैंटी खाई आज उस दिन का जिक्र तक नहीं है। हाफजा कितना कमज़ोर है। कॉम्प्रोमाइज़ लीडर ऐसे ही होते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ लीडर जब आपको दस्तयाब होते हैं तो फिर मुल्क तरक्कियाँ नहीं किया करते। फिर ऐसी ही क़यादत आती है। जो मरीम नवाज़ का एक टैलेंट सामने आया कि वो अरबी बड़ी अच्छी बोल रही थी। हाँ, अहलन व सहलन मरहबा हाज़ा मिन फज़ले रब्बी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं भी बोल लेना यार, मेहरबानी करो। जाली टैलेंट कदी दिखाते हो, कदी की करते हो। जो आप हाल कर रहे हैं सोशल फैब्रिक का इस मुल्क के, यू हैव नो आइडिया। अज़मा बुखारी जैसे एनेक्चर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, एनेक्सेस और ग्राउंड टू अर्थ और फाइबर वॉल, ये इनकी काबिलियत है, कुल काबिलियत है। लोग जज करते हैं अब आपको। मैं आपको पता है ना, बॉडी शेमिंग का भी बड़ा शौकीन हूँ, मैं जज करने का भी बड़ा शौकीन हूँ। तो मैनू करी जाए, मैं तनु करी जाऊँ, छिक के रखो कमेगी आखिर में। अच्छा, अब हालात क्या बन रहे हैं? हालात बड़े गंभीरता का शिकार है। एक तरफ भारत है, वो हम पे गुस्से नाक है
क्योंकि हमने भारत को फेंटी लगाई, दूसरी तरफ अफगानी आ गए, हमने उनको भी फेंटी लगाई। बाय द वे, आई एम नो फैन ऑफ अफगान्स, खाना बड़ा अच्छा होता है। मैंने काबुल में रह के आया हूँ, 15 दिन गुजारे मैंने अफगानिस्तान में। जब तालिबान ने टेक ओवर किया था तो मैं, अरशद साहब और अली उस्मान, हम वहाँ पर गए थे। हमने बड़े लंबे लंबे सफ़र किए हैं, बहुत सारे सूबे देखे हैं, बहुत सारे खाने छिके हैं, तालिबान के साथ ट्रैवल भी किया। तो मैं आपको बड़ा सेफली बता सकता हूँ कि फ़ारसी बोलने वाले हों या पश्तो बोलने वाले हो, दे डोंट लाइक पाकिस्तानीज़, स्पेशली पंजाबीज़, दे डिसलाइक देम। और ये बड़ा एविडेंट था। मैं पंजशेर भी गया हूँ, एक्टिव ऑपरेशन भी मैंने देखा, अरशद साहब भी गए वहाँ पर, हम पकड़ा भी हमें तालिबान ने, हमारे हैंड्स अप भी कराए, गन्ने भी तानी है हमारे ऊपर। वो वाक़या फिर कभी सुनाऊंगा पूरा डिटेल में, टाइम मिला तो आपको। अरशद साहब को कैसे हमें लेके जाना पड़ता था, क्या मसला था, अरशद साहब के फैंस कितने थे, कंधार में कितने लोग थे जो अरशद साहब को देखते थे टीवी पे आके, इमरान खान के कितने फैंस थे वहाँ पर, वो बाद में बताऊंगा। तो ये हमारे कोई दोस्त तो है नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन इस टाइम पे मसला ये है, सवालात है कुछ मेरे, कि अभी सब कुछ ईजी चल रहा है, ये हुआ, हमने उधर बम मार दिया, हमें पता होगा उसने मारा कर दिया, उसके बाद वो हमें मारने आ गए, उसके बाद हमने उनको मार दिया। इधर से उनका वजीर खारजा इंडिया में बैठा हुआ है। कोई ज़रा लॉजिक और कॉमन सेंस होती है कि 2 दिन रुक जाना चाहिए, ज़रा समझदारी का मुजाहरा करें। हमने भी सारे फ्रंट जो है वो इकट्ठे ही खोल दिए। दिस इज़ नॉट अ गुड मिलिट्री स्ट्रैटेजी बाय द वे। लेकिन हो सकता है, मैं कौन सा मिलिट्री में, मैंने कौन सी परेडें की हुई है, लेफ्ट राइट सेंटर, दाएं मुड़ बाएं मुड़, तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो मुझे पता है वो ये है कि सब कुछ कोई बहुत ज़्यादा नेचुरल नहीं है। एकदम से ये हो जाना, एकदम से वो हो जाना, एकदम से इधर वो DGI-SPR उधर पेशावर में जाके भड़के मार रहा है। अच्छा, इधर से अब आप देखना शुरू कीजिए, प्रेस क्लब में सहाफ़ियों को फेंटी लगी, बिल्कुल कोई कॉमन सेंस नहीं थी इस इवेंट की। कश्मीर का एहतजाज मिस हैंडल किया गया, कोई कॉमन सेंस नहीं थी इस इवेंट की। क्रिएटेड इवेंट लग रहा था बहुत बड़ा मुझे, मतलब मिस मैनेजमेंट के हवाले से। उसके बाद आगे चलते हैं जनाब। फ़लस्तीन के मसले पे हो जाता है जनाब, एक सीज़ फायर हो जाता है, साइन हो जाता है। उसके बाद अचानक ही क्रेन पार्टी उठती है। क्रेन पार्टी के बारे में बड़े शकूक शुबात हैं। एक वो जनरल साहब इनको पैसे भी बांट रहे थे, इनके कारकुनान को, कि बच्चे हैं अपने, तो इन पे पहले ही बड़े सवालात हैं क्रेन पार्टी के ऊपर। इनका अपना एस्टेब्लिशमेंट का अपना जज काजी फाइज है जो फैसला दे के गया है, तो बहुत सारे सवालात हैं कि किसके बेहाफ पे ये ऑपरेट करते हैं। बट जब ये सीज़ फायर हो चुका है, मुआहदा हो चुका है, तो अचानक ही क्रेन पार्टी कहती है हम जी फ़लस्तीन के लिए अक्सा मार्च करने लगे हैं। ठीक है जी, अक्सा मार्च होने लगा। फिर क्या होता है, मार्च से 1-2 दिन पहले रात को पुलिस उनके सेंटर पहुंच जाती है, वहाँ पर गोलियां चल जाती है, वहाँ पर ये हो जाता है, वो हो जाता है। बिल्कुल नेचुरल इवेंट नहीं, मुझे नहीं, मैं किसी की शक नहीं कर, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है। बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं समझ आती इस इवेंट की। वो मार रहे हैं, वो मर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जिस दिन मार्च के लिए निकले, उससे 1 दिन पहले इस्लामाबाद के रास्ते बंद होना शुरू हो गए। किस वजह से बंद हो रहे हैं? मार्च है लाहौर में 300 किलोमीटर दूर, आप बंद क्या कर रहे हैं? आप बंद कर रहे हैं टी चौक, आप बंद कर रहे हैं फैजाबाद, आप बंद कर रहे हैं मरी रोड, आप बंद कर रहे हैं इधर GPO चौक, आप हर गली नुक्कड़, बन्नी चौक पिंडी का बंद है, सैदपुर रोड बंद है, कौन सा रोड है, असगर माल रोड बंद है, रावल रोड बंद है, मेन हाईवे बंद है। क्यों? वो 300 किलोमीटर उधर, व्हाई आर यू शटिंग डाउन एवरीथिंग? मोबाइल इंटरनेट बंद है। कोई लॉजिक है मुझे बताएं इस चीज़ की, कोई एक लॉजिक है? आई हैव ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग कि ये किस वजह से किया गया। मुझे ये सारा मामला, उसके बाद सारे गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप ज़रा इसको एहतियात से हैंडल करें। आप हमें बता रहे हैं बॉर्डर पे सूरत हाल इतना ही तशवीशनाक है, यहाँ पर एक बंदा मार्च लेके बैठा है, उसके ऊपर आप गोले मार रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं उनके बकौल, या आंसू गैस मार रहे हैं। क्यों? जब आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब पेशकश कर रहे हैं कि इनसे बातचीत से मसला हल करें, मौलाना साहब को आगे करें कि मसला हल करें। गवर्नमेंट ने इनसे रब्ता किया कि आप मार्च रोको, हम आपसे बातचीत करते हैं, सुबह से मार्च रोक के बैठे हुए हैं, तो आप बातचीत नहीं कर रहे, क्यों? तो ये सारा कुछ मेरी समझ से बाहर है। मैं हो सकता है बड़ा कमकल आदमी हूँ, बट somebody somewhere in the government at some important position is mishandling everything badly। ये बहुत ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की हमने, उनकी लोगों ने तारीफ़ें कर करके शो बनाई थी, वो भी हमने देख लिया। मरीम नवाज़ साहिबा की तारीफ़ें अभी हो रही हैं, हम वो देख रहे हैं, नालायकियाँ दोनों की। तो कोई तो है जो ये वट्टे मार रहा है, अंदर से ही बैठ के चीज़ें ख़राब कर रहा है। आई हैव ज़ीरो आइडिया कि ये क्यों किया जा रहा है। पाकिस्तान को अलबत्ता इसका नुकसान ज़रूर हो रहा है, हमारे शहरियों को इसका शदीद तरीन नुकसान हो रहा है। अगर ये मामला इसी तरह चलेंगे तो किसी दिन आपके शुगल शुगल में कोई बड़ा बहरान खड़ा हो जाएगा। ये पंजाब हुकूमत वाले कोई इतने समझदार नहीं है। टिकटॉकर सहेलियाँ जो हैं ना, कि आएँ जी आके अपना वतन सूबा तबाह करें, हम हैं टिकटॉकरें, हम सूबा बर्बाद करके रख देंगी। कोई लॉजिकल चीज़ नहीं नज़र आ रही मुझे होते हुए। आई हैव नो आइडिया वाई। आप इस पर ज़रूर सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए
क्या इसमें कोई किसी लेवल पे छोटी मोटी दरमियानी मुनासिब सी लॉजिक आपको मिल रही है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये किस लिए हो रहा है, क्यों किया जा रहा है और इसको करने से फ़ायदा क्या हो रहा है? मुझे तो नहीं मिल रही। अगर आपको मिले, आपने मनाज़िर नहीं देखे होंगे, मैंने वीडियोस देखी हैं किस तरीके से रेंजर्स के पूरे एक वो लोगों को इन्होंने घेर लिया था और अगर यूक्रेन पार्टी के लोगों ने बचाया, वरना बड़ा मसला बन जाना था। तो खुदारा फोर्सेस को आम लोगों के सामने मत खड़ा करें। उस बंदे की कमेंट्री सुनने वाली है, अगर आपको वीडियो मिले ज़रूर सुनिएगा। मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता आपको, तो सुनिएगा ज़रूर, आप देखिएगा ज़रूर, आपको समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि कर कौन रहा है, किस लिए किया जा रहा है। मुझे अपनी मेरी समझ के मुताबिक ये कोई अननेचुरल सा कोई सारा कुछ क्रिएट हो रहा है। गवर्नमेंट में कोई बंदा बहुत बुरे तरीके से शहबाज शरीफ या मरीम नवाज से मिसकैलकुलेशंस करवा के इनको जलील करवा रहा है। ज़िल्लत तो खैर इनकी बनती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा की जा रही है। अब देखते हैं, कल का सरप्राइज़ है। कल क्या होता है, हम सवेरे उठते हैं तो आप लोग लेट उठेंगे, अपन सुबह-सुबह उठ के जिम जा चुका होगा और ये बड़े धांसू किस्म के डोले बना रहा होगा। आप लोगों को जेलस करेगा, आप मोटे-मोटे टिड लेके बैठ के मेरा वीलॉग देखिएगा, जबकि हम स्मार्ट होते चले जाएँगे। ये मैंने बकवास किया। खैर, फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।